आपको मसला वगैरह कोई ना हो। बाकी कुछ स्टूडेंट्स के जो है नाम वो कॉलेज वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आपका नाम जो है वो टीम से निकाला जाए, लेकिन वो लिस्ट अपडेट होगी दोबारा तो इस क्लास के बाद ना मैं इंशाल्लाह आपके स्टूडेंट अगर कहता है ना अभी कि जी मुझे इनवाइट कर दें ग्रुप के अंदर, तो आप काइंडली से इनवाइट कर दीजिएगा। मैंने 4-5 को इनवाइट कर दिया। जी लेकिन सर स्टिल मैं अगर वो आपसे अगर आपसे कहता है स्टूडेंट जिससे जिससे मैं इनवाइट नहीं कर रहा, ये आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि ये क्लास नज़र नहीं आ रही, शो नहीं हो रही, तो आप उससे इनवाइट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। चलें जी। 23 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन एंड मैसेजेस के हैं जी। ठीक है, चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं क्लास का। आज मेरी भी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि मैं भी क्लास ना जल्दी ख़त्म कर दूँ। लेकिन आपको पता है बाद दफ़ा पढ़ाते हुए मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि समटाइम समझ नहीं आता, क्लास पूरी पढ़ा देता हूँ। पता तो है आपको मेरी आदत का। चलो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ी देर में आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर स्लाइड नज़र आ जाएगी। जब स्लाइड्स आप लोगों को नज़र आ जाएंगी तो आपने मुझे बता देना है। आ रही है सिग्नल जी सर, आ रही है नजर स्लाइड। आ रही है नज़र आप, ठीक है। अच्छा पहली बात तो ये है कि आपको पता है लाइट क्या चीज़ है। आप लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर लाइट की लाइट बेसिकली आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रही होती हैं, और परपेंडिकुलर मूव करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं उस डायरेक्शन होती है लाइट की। इनकी ट्रेवल करने की स्पीड कांस्टेंट होती है वैक्यूम में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली बी के साथ। अब चूंकि दोनों फील्ड्स आपके आपस में आपके पास जो है वो वेक्टर फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता है कि जी किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके किसी भी एरो के साथ। अच्छा, एरो के साथ एक तो एरो का जो हेड होता है वो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। तो इन डायग्राम्स के अंदर आप लोगों ने जहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप गौर करेंगे मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी लाइट की कम हो गई है, तो वहाँ पे आप बेसिकली देखेंगे जो डायग्राम बनी हुई है उसमें जो एरोस बने हुए हैं उन एरोस की लेंथ कम है, यानी बेसिकली वो एरोस छोटे बने हुए हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। जिस तरह हम लोगों ने डिफरेंट अभी तक की यहाँ पे फिनोमिना पढ़े हैं जिसमें रिफ्लेक्शन थी, रिफ्रैक्शन थी, पोलराइजेशन भी इसी तरह का एक फिनोमिना लाइट का। और पोलराइजेशन बेसिकली हम पढ़ने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉ हम लोग पढ़ेंगे, जो लॉ आपको ये कहता है कि आपके पास लाइट जो है वो सिर्फ क्या चीज़ है। अगर उस लॉ का नाम आप लोग देखें तो बेसिकली उस लॉ का नाम आपके पास कहलाता है मालूज लॉ। मालूज लॉ की बेसिक्स डायग्राम, ये बेसिक्स आपके पास ये हैं कि आपके पास लाइट इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये ट्रांसवर्स वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। साउंड आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लेकिन आपके पास जो ये लाइट है ये ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन अगर आपके जहन में रस्सी है और रस्सी को आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो वर्टिकल है। अगर आप उसको लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो हॉरिजेंटल है। लेकिन लाइट के बारे में ये बात याद रखिएगा कि आपके पास लाइट जब सोर्स से निकल रही होती है तो बेसिकली आपके पास लाइट सारी डायरेक्शंस में, वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है, सारे प्लेन्स के अंदर हम लोग कहते हैं जी कि आपके पास वो रोटेट कर रही होती है, आपके पास वो वाइब्रेट कर रही होती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्पेसिफिक आपके पास एक डायरेक्शन नहीं होती। मैं आगे भी डायग्राम्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करूंगा। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या ऑसिलेशन की नहीं होती है, आपके पास सारी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ये आपके पास कहलाता है मालूज लॉ। अब अगर यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं कि पोलराइजेशन बेसिकली क्या होती है, तो पोलराइजेशन को अगर हम डिफाइन करें
तो पोलराइजेशन बेसिकली आपके पास प्रोसेस है, आप किसी भी लाइट को सारी उसकी जो बेसिकली आपके पास प्लेन्स होती हैं उसमें इंटेंसिटी ख़त्म करके सिर्फ एक प्लेन में उसको लेकर आते हैं। इसको हम लोग पंजाबी के अंदर इस तरह समझा सकते हैं कि अगर आप मिसाल दें कि आपने अपने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है, अब आपकी मर्जी है उस रस्सी को आप जिस मर्जी तरफ मूव करवा सकते हैं, उसको अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं, आप उसको ऐसे मूव करवा सकते हैं, आप उसको ऐसे मूव करवा सकते हैं, आप उसको ऐसे, आप उसको ऐसे, अपनी मर्जी से जिस मर्जी एंगल पे आप उसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन आप किसी ऐसी जगह पे से उसको गुजारते हैं जहाँ पे दरवाजे के अंदर या खिड़की के अंदर किस तरह की ओपनिंग है, छोटी सी स्लिट है, इसको पंजाबी में हम चेरी कहते हैं। अब इसके अंदर से अगर रस्सी आपकी जा रही होगी तो बेसिकली अगर आप इमेजिन करें तो हमारी तरफ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास इमेजिन करें कि अगर इस तरह का कोई ओपनिंग है और उसमें से आपने इस रस्सी को गुजारा हुआ है, ठीक है। अब आप इस रस्सी को जब ऐसे मूव करवाएंगे तब तो ये वेव आगे ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ से, लेकिन अगर आप इसको ऐसे मूव करवाएंगे तो ये इस ओपनिंग तक तो ये वैसे चल के जाएगी लेकिन आगे नहीं जाएगी उससे। इस प्रोसेस को, यानी आपके पास एक चीज़ की डिफरेंट प्लेन्स को ख़त्म करके सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेन में से गुजारना, इस प्रोसेस को बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि ये आपके पास है पोलराइजेशन। जो लाइट आपके पास बनती है, जो डायरेक्शन आपके पास बनती है, लाइट आपके पास जो बनेगी वो कहलाएगी पोलराइज लाइट। और इस प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं कि आपने जो प्रोसेस है इसको पोलराइज कर दिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डायग्राम्स को बदल लेते हैं और उसके बाद आगे डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेंसस है इसके ऊपर कि हमारे अंदर जो पोलराइजेशन होती है, तो पोलराइजेशन बेसिकली हम कहते हैं कि जी आप जब कहते हैं ना कि मैंने लाइट को इस प्लेन में कन्फाइन कर दी है, कि वर्टिकल प्लेन में कन्फाइन कर दी है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्फाइन कर दी है, तो जो प्लेन का हम जिक्र कर रहे होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के वाले से है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको रेड कलर के एरो से शो की है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्लू कलर के एरो से उसने शो की है मैग्नेटिक फील्ड। रेड कलर के जो एरोज आपके पास हैं अगर आप देखें तो वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर के एरोज आपको नजर आ रहे हैं वो लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि आप लोगों ने पोलराइजेशन कर दी है, तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन पोलराइजेशन की वही होगी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यानी अगर आप कहें कि मैंने लाइट को वर्टिकल पोलराइज कर दी है तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल हो गई है। अगर आप कहें कि जी मैंने लाइट को हॉरिजॉन्टली पोलराइज कर दी है तो इसका मतलब ज़हन में रखना है आपने कि आपने उस लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या कर दी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे कन्फाइन कर दी है। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी छोटी सी बेसिकली एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन किस तरफ होगी आपके पास। अगर आपके पास अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगी वर्टिकल। अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ कहता है जी ये आपके पास ये जो आपको मिरर सा नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास शीशा सा आपको नजर आ रहा है, ग्लास नजर आ रही है। बेसिकली ये ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऐसी है कि वो सिर्फ वर्टिकल लाइट को गुजरने दे सकते हैं और हॉरिजॉन्टल को नहीं गुजरने दे सकते। तो आप देख सकते हैं एज अ रिजल्ट आपके पास क्या फ़र्क पड़ गया। आपके पास एज अ रिजल्ट अगर आप देखें तो ये जो आपके पास डायग्राम ए है इसके अंदर इस चीज़ में से गुजरने के बाद इस चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम है, क्योंकि ये पोलराइज कर रहे हैं, इसको हम पोलराइजर भी कहते हैं और पोलराइड भी कहते हैं। और इसी बेस पे दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है पोलराइड, जो बेसिकली आपके पास ऐसी डिवाइसेस बनाती है जिसमें लाइट को आप पोलराइज करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में गौर करें तो आपके पास जो ए डायग्राम है इसमें वो कहते हैं जी कि आपने ये जो पोलराइजर यूज़ किया है दोनों डायग्राम्स के अंदर वो वर्टिकली पोलराइज्ड है। इसका मतलब ये है कि वो वर्टिकल वेव को पास करने देगा, हॉरिजॉन्टल को पास नहीं करने देगा। अब वर्टिकल वेव को पास जब उसने करने दिया तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से या आपकी तरफ से ये वेव एंटर हुई है, इसमें से पास हुई है और पास होने के बाद आपको आगे रिजल्टेंट वेव मिल रही है। यानी आपके पास लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, सीधी पास कर गई उसमें से। ये बिल्कुल ज़हन में आपने कंसेप्ट रखना है जिस तरह लेटर ओपनिंग्स होती हैं, वर्टिकल ओपनिंग्स आपके पास। लेकिन अगर इस केस में आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पीछे से तो वेव आ रही थी, इस पोलराइड से गुजरने के बाद
आपके पास जो आगे किसी किस्म की वेव नहीं है, आगे आपके पास जो रस्सी है वो रुकी हुई है आपके पास। तो इस चीज़ का बेसिक प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जी आपने पोलराइजेशन कर दी है। और पोलराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक चीज़ जो किसी भी प्लेन में हो सकती है हम उसे कन्फाइन कर देते हैं कि वो एक स्पेसिफिक प्लेन में आ जाए। ये सारी डिस्कशन जो हम लोगों ने की है, ये सारी डिस्कशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो बेसिकली आप इस प्रोसेस को आप पोलराइजेशन कहते हैं। अब ये जो मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं, इन मटेरियल्स का स्पेशल नाम है, मैंने आपको बताया, वो पोलराइड मटेरियल्स कहलाते हैं। और ये कैसे काम करते हैं, बेसिकली लाइट की स्लिट का काम कर रहे होते हैं। जो स्लिट होती है उसका बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में पास करने देता है। अब बेसिकली काम कैसे करती है स्लिट आपके पास, ये एक ही डायरेक्शन में कैसे पास करने देती है। शीशा अगर आपके पास है तो शीशे के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि आपके पास वो लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो पास करने देती है, कुछ पोर्शन में अब्जॉर्ब कर लेती है। वो आगे डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे। यहाँ पे आपके पास जिस एक्सिस पे बेसिकली ये जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन में हम लोग लाइट को पोलराइज कर देते हैं, उससे हम बेसिकली कहते हैं कि जी आपने उस लाइट का एक्सिस वो बना लिया। या आप वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो हम कहेंगे जी कि हमने लाइट को पोलराइज कर दिया लॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएगा तो हम कहेंगे लाइट को हमने पोलराइज कर दिया लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो डायग्राम आपके पास नजर आएगी, इस डायग्राम को थोड़ा सा आप लोगों ने समझ लेना है। ये वही वाली बात मैंने आपसे की है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स की फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब पोलराइजेशन की अब बात करेंगे तो आप देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लेके चलते। ये कंसेंसस है कि हम लोग जब भी प्लेन पोलराइज की बात करते हैं तो बेसिकली पोलराइजेशन के प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि जिस एक्सिस में आपने पोलराइज लाइट को किया, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक्सिस ये वो प्लेन कर दी है। अब इस डायग्राम पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये बेसिकली आपके पास जो लेफ्ट साइड पर डायग्राम बनी हुई है, इसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है। इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है जी रैंडम पोलराइजेशन है। ये रैंडम पोलराइजेशन का क्या मतलब है, इसमें किसी भी प्लेन के अंदर आपके पास हर प्लेन के अंदर लाइट प्रोपोगेट कर रही है, चाहे वो वर्टिकल है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, चाहे किसी एंगल पे है। और ये आपके पास जो मूवमेंट हो रही होती है, ये ब्लू कलर के बेसिकली डायरेक्शन शो की हुई है लाइट की, लाइट किस तरफ मूव कर रही है। यही सोर्स आपने यहाँ रखा हुआ है और इस सोर्स को हम कहते हैं कि जी अनपोलराइज सोर्स है। ये आप आगे ट्रैवल करवा रहे हैं, लाइट गुजरती है इसमें से, और ये आपके पास क्या है, ये पोलराइजिंग फिल्टर है, ये पोलराइजर भी कहलाता है, ये पोलराइड कहलाता है। अच्छा, अब इसका एक्सिस उसने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास वर्टिकल एक्सिस है। जब वर्टिकल एक्सिस उसने मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है सिर्फ वर्टिकल एक्सिस की लाइट इसमें से पास करती जाएगी, बाकी सारे एक्सिस की लाइट इसमें से अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आपके पास अगर आप देखें तो रिजल्टेंट साइड पे आपके पास जो वेक्टर्स मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाला मौजूद है। और यहाँ पे अब आपके पास ये जो लाइट है ये अनपोलराइज नहीं है, ये आपके पास पोलराइज लाइट आ जाती है। तो ये सारी डिस्कशन को उसने कन्फाइन किया है इस डायग्राम के अंदर, जो अभी तक हम लोगों ने इस हवाले से यहाँ पे की थी। आगे लेके चलते हैं इसको। अब जरा गौर करना है इस डायग्राम के अंदर आपने, ये फर्स्ट डायग्राम है और यहाँ से हम चेक करते हैं। ये आपके पास ना एफएससी के अंदर बड़ा मशहूर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लें। एक तो ये बात याद रखें, इस डायग्राम में हम लोगों ने एक की बजाय दो पोलराइजर्स यूज किए हैं, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, और ये आप ज़हन में रखिएगा, इस सवाल में वाइवा में पूछूंगा आपसे। हमें कैसे पता लगता है कि जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो पोलराइज होके आ रही है या नॉन पोलराइज है, यानी अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जी आप बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, आप दो पोलराइजर्स यूज़ करेंगे। अच्छा सर, फिर क्या होगा। अब ये देखें, आपके पास यहाँ पे ये अनपोलराइज लाइट है, ये आ रही है आपकी तरफ, ब्लू कलर की डायरेक्शन शो की हुई है इसने। ये आपने फर्स्ट इसको पोलराइजर में से गुजारा है। अब चूंकि आपने उसका एक्सिस कैसे सेट किया हुआ है वर्टिकल, वो पास करने के बाद आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइट बच जाती है। अब यही वर्टिकल लाइट आगे आ रही है, आपने यहाँ पे क्या काम किया, आपने यहाँ पे एक और पोलराइजर रखा हुआ है। अब ये जो पोलराइजर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, बेसिकली अगर देखें तो उसने इसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल रखी हुई है। आपके पास जब डायरेक्शन वर्टिकल है और ऑलरेडी पीछे से आपके पास वर्टिकल एक्सिस आ रहा है लाइट का, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी आपको वर्टिकल एक्सिस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब पैदा होगा, अगर आप इसको ना छेड़ें, आप इसकी डायरेक्शन रोटेट कर दें, इस तरह रोटेट कर दें इसको। अगर आप इस तरह रोटेट करेंगे, इस टाइम पे इसका एक्सिस वर्टिकल है, फिर उसका एक्सिस बन जाएगा हॉरिजेंटल।
जब हॉरिजेंटल एक्सिस बन जाएगा तो आपके ख्याल में आगे आपको रिजल्टेंट लाइट मिलेगी? आगे आपको रिजल्टेंट लाइट नहीं मिलेगी। क्यों? पीछे से आपके पास वर्टिकल एक्सिस आ रहा है, क्योंकि ये आपने वर्टिकल रखा था, लेकिन अगर आगे आप हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपके पास लाइट आगे नहीं है। और यही टेस्ट होता है आपके पास, ये टेस्ट आपके पास होता है कि जी लाइट आपके पास अगर आ रही है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। हाँ, अगर ये पीछे से लाइट आपके पास आ ही रही है पोलराइज्ड, तो फिर तो आप उसके एक्सिस रोटेट करके देखेंगे तो आपको इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी एक ही पोलराइजर से। लेकिन अगर आपके पास वो आपके पास अनपोलराइज्ड है तो जिस मर्जी तरफ घुमा के देख रहे हैं आप, आपकी इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको लेके। ये वही वाली उसने बात की हुई है कि जी आप एक काम करना शुरू किया आपने। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, ये जो सेकंड वाला आपके पास पोलराइजर है इसको आपने रोटेट करना शुरू कर दिया। अभी 100% आप देखें हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ, ये 100% वर्टिकल है, लेकिन ये 100% अभी हॉरिजॉन्टल नहीं है सेकंड वाला। ये किसी ना किसी एंगल पे है, ठीक है। और वो एंगल बेसिकली आपके पास हम मेजर कर रहे होते हैं इसके हॉरिजॉन्टल के साथ। अब किसी एंगल पे इसलिए आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लाइट है वो 100% अब्जॉर्ब भी नहीं, रिजल्टेंट लाइट, और 100% आपके पास वो ट्रांसमिट भी नहीं हुई। और आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को कैसे शो किया है। तो उसने लाइट की इंटेंसिटी को कम शो करने के लिए वेक्टर्स की लेंथ को क्या कर दी है, कम कर दी है। नाउ गेट्स टू द पार्ट, आपके पास अगर तीसरा पोर्शन आ जाता है, अगर तीसरा अगर आप देखें कि आप 100% आपने सेकंड वाले को 100% हॉरिजॉन्टली मूव कर दी है, उस केस में क्या होगा आपके पास? उस केस में अगर हम देखें तो आपके पास ये एग्जांपल आएगी, और ये एक्चुअल एग्जांपल भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या नज़र आएगा आपको। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास यहाँ पे ये अनपोलराइज लाइट आ रही थी, वही वाली चीज़ है। आपने यहाँ पे उसको वर्टिकल पोलराइज किया, वर्टिकल एक्सिस पे करने के बाद, लेकिन ये जो आपने पोलराइजर रखा हुआ है, ये पोलराइजर आपने 100% हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको किसी किस्म का रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बेसिकली सारी की सारी लाइट को क्या कर दी है, एब्जॉर्ब कर दी है। अब ये पीछे से अगर आप ये राइट साइड वाली पे अगर डायग्राम पे आप थोड़ा सा गौर करें तो इस डायग्राम के ऊपर अगर आप, ये आपके पास अनपोलराइज लाइट है, एक पोलराइजर ये है आपके पास, फर्स्ट पोलराइजर, सेकेंड पोलराइजर एंड थर्ड। अब ये थर्ड आपके पास बेसिकली क्या कर रहा है, 1 और 2 जो आपके पास है बेसिकली, एक को आपने रखा हुआ है जिसमें वर्टिकल एक्सिस की तरफ आपने कर दी है, एक को आपने रखा हुआ है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ कर दी है। अब जो थर्ड वाला आपके पास है उसने वर्टिकल वाले को पास करने देना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले को मजीद पास नहीं करने देना है। इसलिए आप देख सकते हैं जहाँ पे तो आपके पास पोलराइज लाइट 100% एब्जॉर्ब हो गई है, वहाँ पे आपके पास यानी इस तीसरे ग्लास में से आप समझ लें वो पीछे वाली सीनरी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे स्टिल आपको नज़र आ रही है, इसमें से नज़र नहीं आ रही है आपके पास। तो ये प्रैक्टिकली आपके पास एग्जाम्पल इसकी मौजूद है। अब यहाँ पे ये है कि जी हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बड़ा मशहूर एग्जांपल है आपके जो सन ग्लासेस होते हैं, बाद सन ग्लासेस काफ़ी महंगे होते हैं। अच्छा, ये महंगे क्यों होते हैं? वो आपके पास वो महंगे इसलिए होते हैं जी कि उनके ऊपर लिखा होता है कि वो आपके पास पोलराइज्ड हैं। बेसिकली आपके पास सन से निकलने वाली जो लाइट होती है, सूरज से निकलने वाली जो लाइट होती है, वो अनपोलराइज्ड होती है, आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल दिन के टाइम पे आपने ट्रैवलिंग करनी है या बाहर निकलना है तो आपने देखा है कंफर्टेबल, आंखें कंफर्टेबल फील करती हैं जब आप किसी तरह के भी सन ग्लासेस यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो इसे एज अ फैशन यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर स्पेशली क्लियर जब दिन होता है आपके पास, हम बात करते हैं कि जिन दिनों में आपके पास सूरज साफ और रोशन नज़र आ रहा होता है, तो उन दिनों में वो बेसिकली आंखों के डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं आपको कि आप लोग बेसिकली क्या सन ग्लासेस यूज़ किया करें। अब क्यों सन ग्लासेस आपने यूज़ करने होते हैं, उसकी रीज़न आपके पास यही है कि आपके पास आंखों की प्रोटेक्शन के लिए जो अनपोलराइज लाइट है वो नुकसानदेह है, डायरेक्ट लाइट से सन लाइट। लेकिन अगर आप सन ग्लासेस यूज़ करते हैं तो फिर आप बाद सन ग्लासेस ऐसे भी हैं जिससे आप डायरेक्ट सन को भी देख सकते हैं अगर आपने सन ग्लासेस पहने हुए हैं, क्योंकि उस केस में आपके पास आपकी आंखों में आने वाली लाइट जो है वो पोलराइज होकर उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो चुकी होती है। इसी तरह की लाइट आप लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह के सन ग्लासेस सॉरी आप लोग यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। एक्सेस कहा जाता है कि सन ग्लासेस आप यूज़ करेंगे, बड़े कंफर्टेबल हैं ट्रैवलिंग के लिए। अब ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि रात के टाइम पे आपकी जो विंड स्क्रीन होती है, जो आगे वाली स्क्रीन होती है गाड़ी की, जो शीशा होता है आगे वाला,
अब जब सामने वाली गाड़ी की लाइट उस पर बढ़ती है तो वो लाइट फैल जाती है और बाद दफ़ा आंखों में ड्राइवर को आवाज़ करती है। अगर आप स्पेशल ग्लासेस यूज़ करें तो आपको जो रोड पे आने वाली हेडलाइट्स हैं दूसरी गाड़ियों की, उसकी वजह से लाइट फैलती हुई महसूस नहीं होती, यानी आप रोड पे बड़े आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। रूटीन मामलात में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे लाइट आपकी आंखों के वाले से ज़्यादा होगी वो बेसिकली क्या करेगा, वो उसको पोलराइज कर रहा है। तो आपके आंखों में आने वाली लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज होकर आती है, उसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी होती है। चले अब यहाँ पे बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा समझना है और देखना है। अब आप खुद देखें, आपके पास हम बात करते हैं, ये जो लॉ आपके पास है, इस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले इसको ड्राइव करना जरूरी नहीं है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस हम लोगों ने यूज करनी है कि आपके पास इस इक्वेशन में कॉस क्यों आया। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि आई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपके पास आगे आपको जो इंटेंसिटी मिलती है आफ्टर पोलराइजेशन। आई नोट आपके पास मिलती है आपको अनपोलराइज लाइट, उसकी इंटेंसिटी। अब वो ये कहता है जी कि आपके पास अगर गौर करें तो आपके पास बेसिकली जो लाइट आपने रखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एक्सिस है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। इन दोनों के दरमियान ये एंगल क्या है, ये एंगल आपके पास थीटा है। अच्छा, जब आप इस पोलराइजर में से इसको गुजारेंगे तो आपके पास बेसिकली ये वाला पोर्शन पास कर जाएगा, ये वाला पोर्शन पास नहीं करेगा। अच्छा, ये जो पोर्शन आपके पास नहीं कर रहा है, ये बेसिकली इसका कौन सा पोर्शन हम कह सकते हैं कि जी आपका एब्जॉर्ब हो गया। अगर आप ड्रॉ करें तो ये बेसिकली आपके पास, अगर ये वेक्टर ई है आपके पास, मैं दोबारा इस डायग्राम को जरा साफ कर लेता हूँ। अगर ये वेक्टर ई है आपके पास और ये आपके पास एंगल बन रहा है, तो ये उसका कॉस कंपोनेंट बनेगा और ये उसका साइन कंपोनेंट बनेगा। तो कॉस कंपोनेंट जो है बेसिकली उसके कम ज़्यादा होने से आपके पास इस तरफ की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है। यानी अगर आपने गौर करना हो कि आपके पास यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो बेसिकली, हम ये सिंपल एक वर्ड कहते हैं कि जी अगर आपके पास लाइट का जो एक्सिस है वो पोलराइजर के एक्सिस के पैरेलल हो, वो पोलराइजर के एक्सिस के आपके पास पैरेलल हो, यानी हम ये बात करते हैं कि अगर आपके पास पोलराइजर का एक्सिस और लाइट के आने वाली लाइट का एक्सिस आपके पास बिल्कुल पैरेलल होगा तो 100% लाइट पास करेगी। जैसे जैसे आप उसको रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास आने वाली लाइट और बेसिकली पोलराइजर आपके पास जो है वो 100% परपेंडिकुलर होंगे। और इस केस में हम कह सकते हैं कि आपके पास जो आगे लाइट है वो नहीं मिलेगी। और लाइट ना होने का मतलब बेसिकली ये है कि वहाँ पे आपने डायग्राम के अंदर कैसे शो करना है, डायग्राम के अंदर आपने शो करना है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। अब यही लिखा हुआ है, ओनली द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ फिल्टर इज पास्ड। अब जहाँ पे पैरेलल का जिक्र आ जाता है वहां पे आपने ध्यान में रखना है हमेशा एंगल कॉस वाला आ जाता है। अगर आपके पास एंगल थीटा है तो आपके पास कौन सा पास कर जाएगा, ई कॉस थीटा पास कर रहा है, ई साइन थीटा पास आपके पास नहीं कर रहा। कॉस थीटा की बेस पे बेसिकली आप इसकी इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आप चलते हैं, ये छोटी सी कैलकुलेशन आपके पास है, ये छोटी सी एग्जांपल आपके पास है। इस एग्जांपल की मदद से आपने इसको समझना है। सवाल क्या है, सवाल समझ लें। इक्वेशन आपने यही वाली यूज करनी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल क्या है इसके पास, ये सवाल आप लोगों ने समझ लेना है। ये सवाल इसलिए भी समझ लेना है किस तरह का सवाल आपको पेपर में पॉसिबल है, पेपर में या क्विज के तौर पे दिया जा सकता है। अब वो ये कहते हैं जी कि आपने बताना है कि एंगल क्या है आपके पास पोलराइज लाइट में और एक्सेस ऑफ पोलराइजिंग में फिल्टर में आपने कितनी इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है। आपने उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है 90%। यानी आप चाहते हैं कि जो आपकी आंखों में लाइट आ रही है वो 90% कम आए। अब 90% कम आने का मतलब ये है कि अगर आप इमेजिन करें तो उसकी वैल्यू को आप लेंगे बेसिकली 1, तो आपके पास ये हो जाएगा उसका 0.9। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे इस इक्वेशन की मदद से, आई नोट आपके पास बेसिकली अनअटेंडेड यानी अनपोलराइज्ड लाइट है और आई आपके पास जो है 90% कम होके आ रही है। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी जी कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ रहेगा, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी जी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आई ओवर आई नॉट। अब आई आपके पास क्या है, बेसिकली आई आपके पास पोलराइज्ड लाइट है और आई नोट आपके पास पीछे से जो अनपोलराइज्ड उसका
सारे प्लेन आ रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो वैल्यू उसने यहाँ पे लिखी है कि आई आपके पास कितना बाकी रह जाए, आई उसने कह दिया आपके पास बाकी रह जाएगा उसका 10%, क्योंकि 90% आपने एब्जॉर्ब करवा लेनी है, इसलिए आई को उसने 0.1 आई नॉट लिखा हुआ है। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास कॉस थीटा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है आपके पास, आपने उसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.3162। इसका कॉस इनवर्स लेंगे तो एंगल आपके पास आ जाएगा 71.6 डिग्री। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जो कि सवाल आप लोगों ने जहन में भी रखना है, फिर वही वाली बात है कि ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, वाइवे के दौरान भी पूछ सकता हूँ, या मिड टर्म का भी खैर वाइवा होगा, या फाइनल्स का भी देखते हैं पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब मुझे आप बताएं कि इस पूरे न्यूमेरिकल में उसने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि आपने जो पोलराइजर है वो 71.6 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है या क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये बेसिकली आप दोनों तरफ रोटेट कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि एंगल जो आपके पास बन रहा होता है, जो एंगल आपके पास बन रहा होता है वो बेसिकली दोनों तरफ बन सकते हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में आपने पोलराइजर पकड़ा हुआ है, पोलराइड ग्लास पकड़ा हुआ है, अगर आप उसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तब भी इंटेंसिटी को वही फर्क पड़ेगा अगर आप सेम एंगल पर उसको रोटेट कर दें क्लॉकवाइज। तो ये इस न्यूमेरिकल के नीचे यहाँ पे बेसिकली उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि जी आप ये बताएं कि आपके पास जो है ये पोलराइजर वर्क करता है किस एंगल पे अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं या क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। तो ये इसका आंसर ज़हन में रखना है कि पोलराइजर आपके उस एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो दोनों तरफ बन सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी बन सकता है, वो क्लॉकवाइज भी बन सकता है। यानी आपके पास अगर ये वाला एक्सिस है तो अगर आप उसको रोटेट करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये आपके पास क्लॉकवाइज है तो ये एंगल भी सेम है, ये आपने रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंगल भी सेम है। तो आपके पास ये देखें तो डायग्राम ऐसी ही बनती है दोनों के लिए, और दोनों के लिए इंटेंसिटी का फर्क आपके पास हमेशा सेम आएगा यहाँ पे। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब उसने थोड़ा सा एटॉमिकली या मॉलिक्यूलर आपने स्टडी करना है इसको कि जी आपके पास जो ग्लास पोलराइजर यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे स्पेशल क्या बात है कि वो लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो पास नहीं करने देती है, बाकी पोर्शन को पास करने देती है। तो बेसिकली वो कहता है जी आप इमेजिन करें, ये डायग्राम अभी आपके सामने खुलेगी, ये अगर आप गौर करें तो आपके पास ये इस रुख हॉरिजेंटली आपके पास जो है बेसिकली ये मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, और उसने नाम प्रॉपर दिया हुआ है इसको, उसने कह दिया आप इमेजिन करें ये लॉन्ग मॉलिक्यूल है। अच्छा, और ये उसने शो किया हुआ एक्सिस, अगर आप देखें तो उसने एक्सिस दरमियान में एक लाइन शो की हुई है जो कि आपके पास वर्टिकल है, और मॉलिक्यूल जो सेल्फ किस तरफ पड़े हुए हैं, हॉरिजेंटल पड़े हुए हैं। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको पता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें से जब लाइट पास करती है तो लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास जो इसकी लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बेसिकली उन एटम्स को वाइब्रेट करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके ऊपर भी चार्ज है और लाइट भी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड रखती है, तो वो फील्ड आगे अपना इफेक्ट जब जनरेट करती है तो हॉरिजेंटली वो इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकती। क्यों? उसका हॉरिजेंटली इफेक्ट जो है वो उन सारे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और इन सारे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए बेसिकली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकली आप लोग देखेंगे तो वर्टिकली वो सिर्फ इस एटम के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए वर्टिकली वो पास करने देगा, हॉरिजेंटली वो पास नहीं करने देगा। हॉरिजेंटली क्यों नहीं पास करने देगा? क्योंकि जब लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से मूव करेगी तो आपके पास इन सारे एटम्स के साथ जो ऊपर नीचे आपके पास इस लेयर के अंदर एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, वो इन एटम्स को वाइब्रेट करवाने की कोशिश करेगी। ये चीज़ जो आपके पास है ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ। कहते हैं जी आप इमेजिन करें लाइट आपकी इस तरह से आ रही है हॉरिजॉन्टल आ रही है। अब ये आपने पोलराइजर आगे रखा हुआ है। अब बेसिकली इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को इनके पैरेलल ऑसिलेट करने की कोशिश करेगी। जब पैरेलल ऑसिलेट करने की कोशिश करेगी तो बेसिकली उसकी सारी की सारी एनर्जी, ये ऑलमोस्ट काफ़ी एनर्जी जो है वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं पीछे आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद आपके पास एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो ये जुमला आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास जो वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन जो है पार्टिकल्स की, वो लाइट के पैरेलल हों
लाइट की जो ऑसिलेशन आपके पास है वो मॉलिक्यूल्स की लेयर के पैरेलल हों, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे आगे पास होने वाली लाइट कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें, अब इस डायग्राम पे उसने कहा है जी कि आपके पास वही एटम्स वैसे ही अरेंज्ड है, लेकिन अब लाइट आ रही है वर्टिकल। अब वर्टिकल आने वाली लाइट जो है वो सिर्फ इस एटम को डिस्टर्ब करेगी, और इस एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो उसने एब्जॉर्ब करना है वो इफेक्ट काफ़ी कम होगा, इसलिए पीछे से आने वाली लाइट और आगे जाने वाली लाइट में इतना खास फर्क नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये वाला मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे तो इस मटेरियल के अंदर से हॉरिजॉन्टल लाइट जो है, हॉरिजॉन्टल जितने भी एक्सिस होंगे आपके पास, हॉरिजॉन्टली जितने भी ये थोड़े से एंगल जो बन रहे होंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, 100% हॉरिजॉन्टल एक्सिस और बाकी जो है वो बेसिकली इसमें से कम पास करेंगे, लेकिन वर्टिकल आपके पास अगर लाइट आ रही होगी तो क्लियर सारी पास कर जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट आपके पास है कि जी आपने एटॉमिक लेवल पे देखा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि बेसिकली इसमें प्रोसेस क्या होता है। अब एक फिनोमेना हमारे पास है कि जी प्रोसेस, आप जब कहते हैं कि जी लाइट आपके पास जो है पोलराइज होती है बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग बेसिकली ये होती है कि लाइट आपकी टकरा के फैल जाती है। स्कैटरिंग चीज़ों को बिखरने को कहते हैं बेसिकली। अब आपके पास जब लाइट बिखरती है, डिफ्यूजन भी होती है समटाइम्स, तो बेसिकली आपके पास वो पोलराइज कैसे होती है? क्योंकि जब वो आपके पास लाइट आती है, फॉर एग्जांपल आपकी फिजा के अंदर, हवा के अंदर सनलाइट आ रही है, पीछे से वैक्यूम है, स्पेस है, एयर नहीं है, जब वो आपके पास अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर होती है बेसिकली, जब वो आपके पास अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर होगी बेसिकली, तो आपके पास दरमियान में हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, आपके पास हवा में गैस के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब ये जो आपके पास लाइट आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जब बेसिकली आके टकराएंगे उन पार्टिकल्स के साथ, तो ये उनकी वाइब्रेशन, यानी इन पार्टिकल को वाइब्रेट करवाने की कोशिश करते हैं। उस वाइब्रेशन के चक्कर में बेसिकली आपके पास लाइट जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आगे। अब जिस पोर्शन ने उससे इंटरेक्शन नहीं किया वो तो वैसे का वैसे ही आगे ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जिस पोर्शन ने उसके साथ इंटरेक्शन कर ली है वो पोर्शन आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, वो अ लिटिल बिट पोलराइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, और इस डायग्राम से उसको उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कि पीछे से आपके पास आ रही जी अनपोलराइज लाइट, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। अब आपके पास जो लाइट सीधी चले गई है इस तरफ, अगर आप गौर कर रहे हैं तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जी आपने इस तरफ जो पोर्शन आपके पास आया है वो पोर्शन आया है जिसने इस पार्टिकल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। लेकिन जो डाउनवर्ड्स आपके पास आया है वो कहते हैं जी कि आपके पास पार्टिकल ने सारा 100% इंटरेक्शन किया है, और जब ये 100% इंटरेक्शन की है तो लाइट पूरी की पूरी पोलराइज है। तो ये आपका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट सीधी गुजर गई है हॉरिजॉन्टली वो आपके पास अनपोलराइज्ड है, लेकिन जो आपके पास डायरेक्ट नीचे आ गई है वो पोलराइज है। तो इन बिटवीन जो आपके पास होगी वो क्या होगी आपके पास, वो आपके पास पार्शली पोलराइज्ड होगी। इसलिए पार्शियल पोलराइज्ड को उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके शो किया हुआ है, और इसके आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर्स इसने ड्रॉ किए हैं वो इन वेक्टर्स से साइज उसका थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है उसने। तो ये आपके पास प्रोसेस था जी स्कैटरिंग बाय पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब आपके पास एलसीडी यूज करते हैं आप, एलसीडी के अंदर ही बेसिकली आपके पास यही फिनोमेना होता है, जब आप उसकी लाइट ऑफ कर देते हैं या आप बटन दबा देते हैं ना एलसीडी का, बाद दफा एलसीडी आपकी ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर चल रहा होता है, एलसीडी आपकी ऑफ हो जाती है, वो एलसीडी ऑफ नहीं होती, नीचे पावर चल रही होती है। तो उस केस में आपके पास क्या ऐसा फिनोमेना होता है, आप दफा बाद दफा लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन भी हैं आपके पास, मोबाइल फ़ोन ऑन होता है, सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन अगर ऑफ हो जाती है पड़े पड़े, तो बेसिकली वो कैसे ऑफ होती है? आपके पास जिस मटेरियल को यूज़ किया जाता है, स्क्रीन के अंदर जिस मटेरियल को आप लोग यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एलसीडी के अंदर जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो सेंसिटिव होता है वोल्टेज अप्लाई करने पे, उसकी मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं जी कि आपके पास रूटीन में फॉर एग्जांपल आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया या नहीं वोल्टेज प्रोवाइड किया रूटीन, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास ये एलसीडी के साथ उसने क्या लिखा हुआ है, उसने एलसीडी के साथ लिखा हुआ है नो वोल्टेज प्रोवाइड। तो इसका मतलब ये कि 90 डिग्री रोटेशन हो गई है आपके पास। अब ये लाइट आपके पास आ रही है अनपोलराइज्ड है, आपने यहाँ से गुजार के इसको वर्टिकल एक्सिस पे कर दी है।
अब यहाँ से जो पास की है लाइट, तो बेसिकली इसके अंदर प्रॉपर्टी है उस लाइट को बेंड करने की, ये लाइट को बेंड करेगा और आपके पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आगे लाइट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरे केस में वो कहता है जी कि आपके पास वोल्टेज जब आपने ऑन कर दी है, अब इसकी आपके पास जब वोल्टेज ऑन कर देते हैं, जब बटन हम प्रेस कर देते हैं, तो बेसिकली वोल्टेज ऑन हो जाता है उसका। मोबाइल जब हम कहते हैं ना स्क्रीन ऑफ करना, तो उस केस में हम बटन दबा के उसका वोल्टेज ऑन कर रहे होते हैं। उस केस में आपके पास क्या होता है कि उस केस में आपके पास ये लाइट को बेंड नहीं करता, क्योंकि पीछे से वर्टिकल आ रही थी, इस केस में पीछे वर्टिकल आ रही थी, आगे हॉरिजॉन्टल हो गई है आपके पास। लेकिन इस केस में चूंकि आपने प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं किया, आपने यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से अब ये जो है आपके पास मटेरियल, ये मटेरियल आपके पास मजीद बेंडिंग नहीं करेगा उसको, या उसका एक्सिस चेंज नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल आ रहा, वर्टिकल आ रहा था, वर्टिकल पास करने देगा। ये आगे आपके पास स्क्रीन जो है बेसिकली वो उसका पोलराइजर आपने यूज़ किया हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपके पास वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल में से पास नहीं करेगा यहाँ से। इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। अच्छा, ये ना आपके पास लैब के अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है, लैब के अंदर चीज़ पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं जी पोलराइजर है, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते होते हैं। हम लोग ना कुछ मटेरियल्स होते हैं, हम कहते हैं जी कि आपके पास उन मटेरियल्स की हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना है। ऑप्टिकल रोटेशन आपके पास क्या होता है? ऑप्टिकल रोटेशन पे से आप ये बात समझ लें, हमारे पास कई मटेरियल्स ऐसे हैं जब लाइट उनमें से पास करती है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपके पास उसकी वाइब्रेशन जो है, यानी लाइट की जो सेल्फ वाइब्रेशन होती है, वो उसको बेंड कर देते हैं। यानी बेसिकली कहते हैं कि जी लाइट का ऑसिलेशन का वाइब्रेशन का जो प्लेन होता है, अगर वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसको किसी ना किसी एंगल पे वो ट्विस्ट कर देता है, बेंड कर देता है। ऐसे जितने भी आपके पास बेसिकली मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम लोग ये फिनोमेना यूज़ करते हैं। जो पोलराइजर आपकी लैब में पड़ा हुआ है, उसकी डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनती है। पीछे से हम लोग सोडियम लाइट लेते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास पोलराइजिंग फिल्टर होता है, आप देख सकते हैं पोलराइजर में से पास करने के बाद पीछे आपके पास सारी की सारी लाइट जो है वो अनपोलराइज थी, यहाँ पे प्लेन पोलराइज हो गई है। जब आप इसमें से गुजारेंगे, और ये कि आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, और ये आपके पास जो शीरा होता है ये भी उसमें शामिल है। नमक का सोल्यूशन अगर आप तैयार कर लें तो वो भी उसमें शामिल है। लैब में हमारे पास जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग चीनी का शीरा बना के कर रहे होते हैं। जब इसमें से पास करती है तो आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास 100% वर्टिकल एक्सिस था, लेकिन अब लाइट जो आपके पास आ रही है वो लाइट आपके पास थोड़ा सा बेंड हो गई है। अब इस बेंडिंग को आप कैसे चेक करेंगे? अगर ये आपके पास ना होता तो लाइट वर्टिकल एक्सिस पे आ रही थी, आगे ये आपने दूसरा यहाँ पे पोलराइजर रखा हुआ है जिसको हम नाम दे रहे होते हैं एनालाइजर का। इसमें से जब पास करेगी आके, तो बेसिकली चूंकि पीछे से वर्टिकल है तो यहाँ भी वर्टिकल पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो ही आपके पास इस मटेरियल में से आप पास करवाते हैं, आपके पास बेंडिंग हो जाती है, और जब बेंडिंग होती है वो 100% वर्टिकल नहीं होती। तो एनालाइजर में से जब भी आप गुजारेंगे, तो इस साइड पर आपके पास जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी मौजूदगी में इंटेंसिटी आपके पास कम हो जाएगी, इसकी गैर मौजूदगी में इंटेंसिटी आपके पास सेम रहेगी। इस टेक्निक से हम लोग बेसिकली इंटेंसिटी कितनी कम ज़्यादा होती है इसको मेजर करके हम लोग इंशाल्लाह ताला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो पोलराइजर को यूज़ करके आपने बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करनी होती है, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना होता है। ये थीटा जो यहाँ लिखा हुआ है, ये थीटा बेसिकली आपके पास किस तरह कैलकुलेट करना है, ये वो वाला एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं इस आर्टिकल को लेके। ये सारे ही आपके साथ बेसिक डिस्कशंस हैं, आप यकीनन बोर हो रहे होंगे। आपको समझ में आई ये सारी बातें कि बस ठीक है यार सर बोल ही जा रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम जो आपको नजर आएगी यहाँ पे, डायग्राम बेसिकली आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है। आपके पास कुछ क्रिस्टल्स या प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं, जब आप उनको स्ट्रेस करते हैं, उनको दबाते हैं, तो जब आप दबाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की और एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, और जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है आपके पास, तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होती है। और इस डायग्राम के अंदर शो ये किया गया है कि आपके पास ये पीस था, इस पीस को उन्होंने क्लैंप किया हुआ है इस डिवाइस के साथ, जो कि इसको प्रेस कर रहा है।
और ये बेसिकली आपके पास जो डिफरेंट कलर जोन्स बन रहे हैं ये बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे। अगर आप इसकी लाइव वीडियो देखें, लाइव एनिमेशन इसकी अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो कलर्स हैं ये डिफरेंट कलर्स मूव कर रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट इस बात पर डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा होता है। तो बेसिकली ऑप्टिकल नीचे लिखा हुआ है ऑप्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस आप कर रहे हैं प्लास्टिक लेंस का, आपने क्रॉस पोलराइजर्स के दरम्यान में इसको रखा हुआ है। बेसिकली जितना आप इसको प्रेस करेंगे, जितना आप इसको दबाएंगे, अरेंजमेंट चेंज होगी। अरेंजमेंट चेंज होने से आपके पास जो पोलराइजेशन का इफेक्ट है वो ये चेंज करता जाएगा आपके पास। ये फाइनल आपके पास जो है स्लाइड आई है अभी, इस फाइनल स्लाइड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद आप लोगों ने चंद एक वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, वो वीडियोस आप लाजमन देखिएगा। अब बेसिकली हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से पास करने वाली जो लाइट होती है वो बेसिकली उनको दो अलग-अलग से डिफरेंट प्लेन्स के अंदर उनको सेपरेट कर देते हैं। पीछे से आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। ये जो मटेरियल आपके पास है जिसका स्पेशल नाम आपने याद रखना है, ये बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल कहलाता है। ये बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल आपके पास जो है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है कि आपके पास ये लाइट को, अब इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि हॉरिजॉन्टल को पास नहीं करने देते, वर्टिकल को पास करने देते हैं, तो आपके पास नीचे वर्टिकल आ जाएगा पोर्शन। और कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती है जो वर्टिकल को पास नहीं करने देते, हॉरिजॉन्टल को पास करने देते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो ये ऐसे मटेरियल जो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट को दो बिल्कुल सेपरेट परपेंडिकुलर पोलराइज्ड बीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम पढ़ते हैं और नाम देते हैं बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स का। यहाँ पे बेटा आपके पास एक स्लाइडें मेरे पास खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने काम करना है, यहाँ पे मैंने आपकी टीम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक मैंने स्लाइड शेयर की है पोलराइजेशन की, एक ही बेसिकली स्लाइड उसने शेयर की है मैंने आपके साथ, ये वीडियो शेयर की है पोलराइज सन ग्लासेस की। फिर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने क्लास में एक्सप्लेन करना था वैसे आपको, और आपको पता है कि आपके पास ये ऑनलाइन लेक्चर्स की इंटेंसिटी, कुछ टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे एक्सप्लेन हो सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड पे बहुत अच्छे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। आज का जो प्रोसेस मैंने आपको करवाना था वो बाई प्रिज्म था, फ्रेशनल बाई प्रिज्म वाला, वो बोर्ड पे जो एक्सप्लेन किया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये 4 वीडियोस हैं, 10-10 या 12-12 मिनट की वीडियोस हैं। आप लोग यहाँ पे ये वीडियोस देखेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे फारूक भी आया हुआ है, समीउल्लाह भी है, रोल नंबर। समरा कहाँ पे, समरा क्लास में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा जी, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। साथ भी है 6 7। ठीक हो गया। जाग रहे हैं कि सो गए हैं। जाग रहे हैं जाग रहे हैं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, वीडियोस देखना प्लीज। सर। ये जिन बच्चों सर की यहाँ से लीव कर दें। सेशन अभी हुई है नहीं, वो लीव नहीं मार्क्स करना, का अभी कह लीव रहे नहीं करना। अच्छा यार, वो जी सेशन अभी हुई है, उनके मार्क्स लग जाएंगे, वो परेशान ना हो। हैं। ओके सर। या। खुरम क्लास में नहीं है, खुरम रफीक है। लिंता बतूल भी नहीं है, लिंता आई थी क्लास में। सर लिंता के ना दादा अबू की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा चलें ठीक है।
ये जो खुरम रफीक है ये भी आया था क्लास में? पता नहीं सर। यार फलमून का तो मुझे मैसेज आया था, उसने सेशन करवा ली है, आज फिर क्लास में नहीं है वो। सर उसका ना पासवर्ड का मसला है, उसकी भांजी ने वो लॉग आउट कर दी थी टीम, वो लॉग इन ही नहीं हुई उससे दोबारा फलमून से। ठीक है, मेरे पास जो है ना फलमून के साथ साथ दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका था। खुरम का मैंने आपसे पूछ लिया है, वो किसी को क्लास में कंफर्म नहीं है उसका। और उसके अलावा मैंने स्टार्ट में पूछा था आपसे एक स्टूडेंट का, और समरा का। समरा की सर लाइट चली गई, उस मैसेज कर रही है बात। अच्छा ठीक है, मैं भी आप लोगों से एक बात पूछता हूँ। एक सेकंड में 20 ये चेक कर दूँ। 20 चले, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। लेकिन ये रिमशा अगर अल्लाह ताला से कामयाब करे, चलो दीनी इल्म की तरफ गई है, अच्छी बात है। लेकिन वो साथ साथ भी चल सकते थे यार। डिग्री कर रही थी उसने, मेरे 2 साल गुजार दिए थे, तो डिग्री कंप्लीट कर लेती अपनी। सर मैं मैंने ज़रा तो कहा व्हाट्सएप, था, लेकिन वो कह रहे थे कि जब मैं असाइनमेंट बनाती हूँ तो मेरा ज़मीर नहीं मानता। असाइनमेंट बनाती हूँ, मेरा ज़मीन नहीं मानता, क्या मतलब? मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, वो सिर्फ दीनी इल्म पढ़ना चाहती है। अच्छा, अहमद का मुझे मैसेज आया, सर नेट नहीं है और लाइट भी नहीं है। और मज़ेदार की बात यह है कि मैसेज उसका मुझे व्हाट्सएप पे आया हुआ है। क्लास में तो मौजूद है अहमद, अभी 51 यहाँ पर नज़र तो आ रहा था मुझे। चलिए, समरा का मुझे भी मैसेज आया हुआ था, मैंने व्हाट्सएप चेक किया है अभी, और उसके अलावा मुझे कोई मैसेज नहीं आया हुआ। तो मैंने व्हाट्सएप असल में खोला था खुरम के लिए, कहीं खुरम का कोई मैसेज ना आया मुझे। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये बात पूछनी थी, कहीं आप लोग आपस में मुशावरत तो नहीं करते ये वाली कि यार चलो इस तरह के 3 लोग या 4 लोगों का ग्रुप है, तो 2 बंदे एक दफ़ा लेक्चर ले ले और सर को बता दें कि सर जी बस मसला सी नेट सी है, मसला सी वो मसला सी। तो दो बंदे अगला लेक्चर ले, कोई रलदी मिलदी बंदा जिस तरह गल चलाई जाते हैं। अब मैंने जब ये वाली सर जो बात बात की थी, हमारे जहन में नहीं आती है आपको कैसे आ जाती है? आपके जहन में नहीं आती? ये वाली नहीं बात आई कभी वैसे। अच्छा, मजेदार की बात ये है कि ये बात मुझे आई थी लास्ट टाइम पढ़ाते हुए फिजिक्स 6 वालों को, और जब मैंने उनसे ये बात डिस्कस की तो वो आगे से कहने लगे सर आप खुद समझदार हैं। वैसे क्या वो हो आइडिया जाए अच्छा करेगा है। ऐसा।